दोस्तों, तो आज हम एक नए सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग एंड हाईली रेकमेंडेड है, दैट इज बियॉन्ड द बार। इस सीरीज में बहुत सारे केस स्टडीज को समझेंगे हम एक लॉयर की नजर से नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में एथिकल पेपर में केस स्टडी होता है, बिल्कुल वैसे ही। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत होती है सियोल सिटी से, जहाँ एक लड़की जा रही है अपना इंटरव्यू देने एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉ फर्म में जिसका नाम है यूलिम। लेकिन ट्रेन में उसे एक बुक मिल जाती है जिसे पढ़ते पढ़ते वो अपना स्टेशन मिस कर जाती है। फिर भी वो दौड़कर अपने इंटरव्यू वेन्यू यूलिम पहुंच जाती है, बट उसे 2 मिनट लेट हो जाता है। फिर भी वो इंटरव्यू वाले रूम में चली जाती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कैंग यो मिन, एंड उस पैनल के बोर्ड मेंबर्स के लीड में है यॉन सियोक हुन, द हेड ऑफ लिटिगेशन। वो काफी देर तक यो मिन को घूरते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनके फटे हुए जूते को, और तुरंत उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि एक लॉयर के लिए टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। एंड यो मिन के लेट आने से उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट का टैग दिला दिया उसे। बट यो मिन रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक और मौका देना चाहिए, इसलिए वो बाहर वेट करती है अपनी कॉल का। फिर पैनल के मेंबर्स को पता चलता है कि यो मिन एक टॉपर स्टूडेंट है एंड रिसेंटली उसने द नेशनल मॉक ट्रायल्स लॉ स्कूल में फर्स्ट पोजीशन अचीव की है, इसलिए उसके अचीवमेंट को देखते हुए उसे फिर से इंटरव्यू में बुलाया जाता है। एंड वहाँ एक साथ 4 लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है, यानी कि बोर्ड चारों लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछेगी एंड उनको अपना ओपिनियन देना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि एक आदमी का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है एंड उस एक्सीडेंट से उसका एक हाथ दूर चला जाता है, जिसे एक लेडी चोरी करके भाग जाती है। एंड अपने हाथ को वापस लेने के लिए वो विक्टिम कोर्ट के पास जाता है एंड उस लेडी से अपने हाथ के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी मांगता है फॉर हरासमेंट। तो कोर्ट क्या डिसीजन लेगी? अब यहाँ तीनों कैंडिडेट एक जैसा ही आंसर देते हैं कि बेशक वो विक्टिम केस जीत जाएगा, क्योंकि ये हाथ उसी का था एंड हाथ के साथ उस लेडी को कॉम्पनसेशन भी पे करना पड़ेगा फॉर हरासमेंट। मतलब ये एक ओपन एंड शॉर्ट केस है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन यो मिन आंसर करती है कि नहीं, भले ही उसको उसका हाथ वापस मिल जाए बट उसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक कोई ऐसा लॉ नहीं बना है जिससे कि हम अपने बॉडी पार्ट्स का ओनरशिप ले सकें। अगर ऐसा होता तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को इजीली बेच सकते थे या निकाल सकते थे या सुसाइड भी कर लेते, बट ये सब क्राइम है लॉ की नजरों में। इसलिए सिर्फ ओनरशिप के लिए कॉम्पनसेशन मांग रहा है वो विक्टिम, जो कि उसका ओनरशिप है ही नहीं। अब इसके बाद बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, एक रेलवे ड्राइवर ट्रेन में 100 पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल कर रहा है, बट आगे एक माउंटेन है जिससे टकराने से 100 पैसेंजर्स की जान जा सकती है, बट अगर वो ट्रैक चेंज कर ले तो वो 100 पैसेंजर्स की जान बचा सकता है। बट उस नेक्स्ट ट्रैक में एक लेबर है, यानी 100 पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए उसे एक लेबर की जान लेनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा करने से उस ड्राइवर के ऊपर मर्डर का चार्ज लग सकता है या नहीं? जिसका आंसर फिर से तीनों लोग एक जैसा ही देते हैं कि नहीं, इसे मर्डर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस ड्राइवर ने 100 लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा किया। बट यहाँ भी यो मिन एक अलग ओपिनियन देती है। वो कहती है बिल्कुल इसे एक मर्डर ही माना जाएगा, क्योंकि ये सोचा समझा जुर्म है। उस ड्राइवर को पता था कि ट्रैक चेंज करने से उस लेबर की जान चली जाएगी, वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए इसे एक मर्डर ही माना जाएगा। जिस पर एक बोर्ड मेंबर कहते हैं कि उस ड्राइवर को 100 लोगों की जान बचाने के बाद भी उसे मर्डर क्राइम का दोषी माना जाएगा। क्या ये सही है? यो मिन कहती है कि उसने ये नहीं कहा कि उसे क्रिमिनल माना जाएगा, वो सिर्फ इस हादसे को मर्डर कह रही है एज पर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। हाँ, उसको इस मर्डर की सजा शायद ना मिले एज पर द ग्राउंड कंडीशन, बट ये हादसे को एक मर्डर की डेफिनेशन में ही आएगा। यानी बहुत बार एक मॉरली जस्टिफाइड एक्ट भी एक क्राइम बन सकता है यदि सारे एलिमेंट्स ऑफ लॉ मिल जाएं तो। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है जहां एक मॉरली रॉन्ग एक्ट है जो कि पनिशेबल ऑफेंस में नहीं आता है लॉ के बुक में, क्योंकि लॉ हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी
हमारे मॉरल्स, एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स लॉ के साथ मैच नहीं करते। एंड यही चीज एक लॉयर के लिए बिगेस्ट चैलेंज है आज के डेट में। एंड इतना मैच्योर्ड स्पीच देने के बाद वो वहाँ से सारे बोर्ड मेंबर्स इम्प्रेस हो जाते हैं। दोस्तों, ये लाइन देखकर मुझे एक बॉलीवुड मूवी की याद आ गई, दो पत्ती, जिसको कृति सानन ने प्रोड्यूस एंड कास्ट किया था। उसमें भी लॉ के डेफिनेशन एंड लूप होल्स के बारे में बताया गया था। ओके, लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। फिर इंटरव्यू देने के बाद यो मीन अपने घर चली आती है और उसे लगता है कि वो शायद ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसे यूलिम लॉ फर्म बुलाया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ जाती है एंड उसे पता चलता है लॉ को 3 डिविजन में रखा गया है, जैसे कि जंग जी उंग हु इज द हेड ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ एंड होंग डो यून द हेड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। फाइनली देयर इज यॉन सियोक हू द हेड ऑफ लिटिगेशन। एंड तीनों हेड लीडर्स स्टेज में आकर अपने अपने डिवीजन का इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि जितने भी नए रिक्रूट लॉयर्स हैं वो अपना डिवीजन खुद सिलेक्ट कर पाएं। एंड जो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे उसे एचआर डिवीजन अलॉट करेगी। यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, मतलब दोनों डिविजन्स के हेड आकर अपने अपने टीम एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स उनके टीम में आए, क्योंकि उनकी टीम में है बहुत सारे इंसेंटिव्स, हॉलीडेज, फॉरेन ट्रिप्स एंड ऑल काइंड ऑफ परक्विजिट्स। बट जब लिटिगेशन के हेड यॉन सियोक आते हैं तो वो सिर्फ कड़वी बातें ही बताते हैं कि उनकी टीम में कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कोई इंसेंटिव नहीं होगा, कोई वेकेशन नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं होगा। अब दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर कौन लॉयर होगा जो लिटिगेशन टीम को ज्वाइन करेगा? मतलब उस जगह के सारे न्यू रिक्रूट्स में से कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता। बट हमारी कहानी में मेन हीरोइन यो मिन चली जाती है अकेले उस टीम को ज्वाइन करने। इसके एटीट्यूड को देखकर मुझे भी अपना दिन याद आ गया। मैं भी हमेशा उसी रास्ते को चुनती थी जहाँ कोई नहीं गया हो, जो सबसे हार्ड हो, चैलेंजिंग हो। हर बार तो फ्रूटफुल नहीं होता है, पर ठीक है, चलता है। मुझे नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली मुझे यॉन सियोक हूँ और यो मीन का ये सेटअप काफी पसंद आ रहा है। दोनों मेंटर और मेंटी जैसे वाइब्स दे रहे हैं। एक थोड़ा सीरियस और स्ट्रिक्ट है और दूसरा थोड़ा ब्राइट और फनी है। फिर भी ये क्लीशे या बोरिंग नहीं लगता। एक्टर्स थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी लिटिगेशन टीम में सबसे पहले हैं यॉन सियोक हूँ जो हेड हैं, फिर है किम योल सियोंग एज डिवीजन हेड और ली जिन वू और यो मिन जंग एज एसोसिएट। इनके साथ ज्वाइन कर रही है यो मिन उसकी सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी वाली पुरानी क्लास में जी गुक योन, चोई हो योन और ओ संग चूल। लास्ट के तीनों इतने खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें लिटिगेशन टीम में डाल दिया गया है। सीट्स फुल होने के कारण एचआर ने उन्हें अलॉट किया है लिटिगेशन टीम, पर फिर भी वो डिटरमिन्ड दिख रहे थे। नए टीम मेंबर्स को उनका पहला असाइनमेंट मिलता है। यो मीन का केस है गैंगडॉन सिटी गैस का एडवाइजरी केस। उसे बोला जाता है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में बैठना है एंड तुम्हें ऑब्जर्व करना है सारी चीजों को। वहाँ उसे एक जिम जिल बैंक बिजनेस के डेटा में कुछ अजीब लगता है। वो उस बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ती है और इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि काम से कुछ दिन के लिए वो गायब ही हो जाती है। जब तक वो ऑफिस वापस आती है, यॉन सियोक उसे टीम से निकालने के लिए रेडी रहते हैं। मुझे लगता है यॉन सियोक का कैरेक्टर थोड़ा सा रूड है, पर शो उसे उसके मॉडल्स के थ्रू अच्छा दिखाता है। उसके लिए काम पे ना आना या काम ना करना मतलब क्लाइंट्स को डिसअपॉइंट करना, और ये वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। यो मीन ये समझाती है एंड कहती है कि वर्डिक्ट देने से पहले उसकी बात को एक बार सुन लेनी चाहिए। यो मीन डिटेल में बताती है कि वो क्या काम कर रही थी। उसने ये ढूंढा कि जिम जिल बैंक बिजनेस गैस यूजर्स नंबर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। यॉन सियोक देख लेते हैं कि उसकी फाइंडिंग सही है, पर वो उसे वार्न करते हैं कि सही होने का मतलब ये नहीं है वो काम से एब्सेंट हो सकती है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। गैंगडॉन सिटी गैस का केस ट्रायल तक पहुंचता है और यो मीन को कोर्ट में बोलने का चांस मिलता है। वो थोड़ी ज्यादा पैशनेट हो जाती है और जज को उसे बार बार कहना पड़ता है कि चिल करें और चिल्लाना बंद करें, लेकिन वो एक अच्छा पॉइंट रखती है कि जिम जिल बैंक बिजनेस ने बहुत सारे वर्कर्स को अफेक्ट किया है। बाद में यॉन सियोक देखते हैं कि यो मीन के पास दूसरे गैस कंपनीज आके उसके साथ काम करना चाहते हैं। हम यो मीन की पर्सनल लाइफ को थोड़ा और पार्ट करके देखते हैं। जब वो अपने बॉयफ्रेंड हैन सुंग चैन के साथ डिनर कर
कर रही होती हैं। डिनर के दौरान उनकी मुलाकात सुंग चैन के कुछ ऑफिस कलीग से होती है। वो ली एंड सियो में काम करते हैं एंड सुंग चैन तुरंत उनको इम्प्रेस करने लगते हैं। वो यो मिन को इंट्रोड्यूस करते हैं एज चीफ जज और बिग सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ प्रोफेसर की बेटी, और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ये वो लड़की है जिससे वो शादी करेंगे। यो मिन क्लियरली अनकंफर्टेबल फील करती है सुंग चैन की ये कहने से और बाद में उससे पूछती है कि वो उसे क्यों पसंद करता है। सुंग चैन एडमिट करते हैं कि उसका बैकग्राउंड उसके फीलिंग्स का बड़ा रीजन है और उसे इस बात पर शर्म नहीं है। उसका कहना है कि वो अपने बच्चों को एलाइट जीन्स देना चाहते हैं। मतलब दोस्तों ये एक बड़ा रेड फ्लैग है और योंग बिन भी इससे क्लियरली समझ जाती है। इसी बीच योन सियोक अपने लोनली अपार्टमेंट में रिलैक्स कर रहे होते हैं और एक वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें वो अपने ज्यादा खुश दिनों को याद करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वही गर्लफ्रेंड उसके पास सोफा पर बैठी है और पूछती है कि क्या उसे उसकी याद नहीं आती, जिसे योन सियोक सीधा मना कर देते हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो गर्लफ्रेंड गायब हो जाती है, मानो वो वहाँ कभी थी ही नहीं। यानी जरूर कोई तो भी मिस हैपनिंग हुई होगी। एंडिंग ने मुझे थोड़ा सा वरीड कर दिया है क्योंकि लगता है योन सियोक सिंगल है एंड यो मिन भी शायद सिंगल होने वाली है एंड मुझे रोमांस पसंद है एंड थोड़ा सा स्प्रिंकल हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। इनके पास कॉलीग्स के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग आर्क बनाने का पोटेंशियल है एंड ये देखना अच्छा होगा कि वो कैसे डेवलप होता है। एंड इसी के साथ ये ब्यूटीफुल एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच।